मैं सुनीता गुदारा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छंद, और चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हो या कक्षा 12 के सिलेबस में पूछे जाते हो, हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं छंद की उत्पत्ति के विषय में। देखिए, छंद शब्द जो है वह छंद प्लस अश्व प्रत्यय लगने से छंद शब्द बना है। ध्यान में आ गया। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। छंद कहते किसे हैं? तो जिस रचना में यति, गति, चरण, दल, मात्रा, गण इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। यानी जब उसमें यति, गति, चरण, दल, मात्रा और गण इत्यादि सभी नियमों का पालन किया जाता है, उनको ध्यान में रखकर कोई रचना लिखी जाती है, तो उसे हम छंद कहते हैं। अब देखिए, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यति, गति, चरण ये सब क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इसमें ये सारे पॉइंट ही हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मात्रा के बारे में। ये जो शब्द आया है मात्रा, देखो छंद की गणना दो प्रकार से होती है। एक तो वर्ण के आधार पर, एक होती है मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले हम मात्रा के बारे में जानेंगे। देखो, मात्रा किससे लगती है? स्वर से लगती है। हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन दो होते हैं, लेकिन स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। देखो, स्वर किसे कहा जाता है? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। दूसरा आता है व्यंजन। तो व्यंजन किसको कहा जाता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है व्यंजन। किसकी सहायता से बोले जाएंगे? स्वर की सहायता से। व्यंजन की परिभाषा भी यही है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, स्वर आप जानते हैं 11 होते हैं, लेकिन हमारे जो छंद में स्वर चलेंगे वो होंगे ए, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। इसी तरह से व्यंजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग आपने देखा होगा, लेकिन आपने इनकी हलंत लगाया हुआ भी देखा होगा। जब इनके हलंत यानी इनको लिखा तो जा सकता है, लेकिन स्वर के बिना ये अपूर्ण होते हैं। जब तक इनमें स्वर नहीं आएगा तब तक इनमें हलंत लगा रहेगा, ये आगे होते हैं। इन्हें पूरा कौन करता है? इन्हें पूरे करते हैं स्वर। स्वर की सहायता से ये पूरा करा जाता है, और जब तक इसमें स्वर नहीं आएगा हम इसको बोल नहीं सकते। और अगर हम बोलेंगे तो हम इनको स्वर की सहायता से ही बोलेंगे। जैसे कै शब्द है, इसको बोलेंगे क, तो इसमें ए आ रहा है। आपको ध्यान में आ गया? व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए, जो मात्रा की गणना हमें करनी है तो इन्हीं मात्रा की दृष्टि से करनी है। या तो ये मूल रूप में खुद आ सकते हैं या फिर इनकी मात्रा आएगी। जैसे कै शब्द है, इसके ई लग गया तो ई की मात्रा आ गई। अगर इसमें बड़ा SH लगा देंगे तो ये बड़ी मात्रा आ गई। इस तरह से होगा। तो देखिए, ये जो होते हैं ए, ई, उ और री, इन्हें ऋषभ स्वर कहा जाता है, या फिर इनको हम लघु स्वर कह सकते हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं मूल स्वर। ये मूल स्वर होते हैं, और जो ये स्वर हैं ये इन्हीं से मिलकर बने हैं। जैसे ए, ई से मिलकर ए बना है, ए, उ से मिलकर ओ बना है। समझ में आया? और ई से मिलकर बड़ी ई बना है। तो देखिए, ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब बात आती है ये, तो ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो मात्रा की गणना हमें करनी है, किस तरीके से करनी है, उसके लिए क्या नियम है वो हम जानते हैं। देखिए, जब ये स्वर आएंगे, ह्रस्व स्वर जब आएंगे, तो उसके लिए हमें मात्रा जो मानी जाएगी वो गणना 1
देखिए इसका एक उदाहरण भी आपको बताती हूँ। जैसे आम शब्द है, अब इसमें आ आया है और इसमें मैं आया है, मैं के साथ ए है, तो इसका मतलब ये लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, तो इसके साथ मात्रा एक लगाएंगे। और ये आ आया है तो इसके साथ ये देखो दीर्घ स्वर है, तो इसके साथ मात्रा 2 लगेगी। इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके नियम देखते हैं। एक तो ये हो गया ह्रस्व स्वर है। अब देखो ह्रस्व स्वर के साथ अगर शुक्ताक्षर आए और आधा अक्षर आए, इसके साथ हलंत वर्ण आए और विसर्ग आए, तो ह्रस्व स्वर जो है वह दीर्घ स्वर यानी उसकी मात्रा की गणना है वो दीर्घ रूप में की जाएगी, बड़ी मात्रा के रूप में उसकी गणना की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है ह्रस्व स्वर के बाद ये आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको समझाती हूं, जैसे कक्षा शब्द है, आपको सबसे पहले बताती हूं कि शुक्ताक्षर किसे कहते हैं। जैसे क्षर, त्र और ज्ञ, ये 3 जो शब्द हैं ये शुक्ताक्षर होते हैं। ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे क और स से मिलकर क्ष बना है, त और र से मिलकर त्र बना है, और ज और य से मिलकर ज्ञ बना है। तो जैसे कक्षा शब्द जो आया है इसमें क है वो ह्रस्व स्वर है, लेकिन इसके बाद क्या आया है? शुक्ताक्षर क्ष आया है। तो इसकी जो मात्रा हम गिनेंगे वो 2 के रूप में गिनेंगे, और ये 2 है क्योंकि इसमें आ रहा है, तो ये भी 2 हो गए। तो इनको कितना हो गए? 2 और 2 4 हो गए। तो हम इसकी गिनतियां वो 4 के रूप में करेंगे, मात्रा की गिनतियां वो 4 के रूप में करेंगे। दूसरा इसमें है कि अगर आधा अक्षर आए, यानी बीच में अगर आधा अक्षर आए, तो जैसे मान लीजिए ये जो छंद शब्द है इसी को ले सकते हैं। जैसे छंद, इसमें 6 में ए है, लेकिन आगे आधा नया आ रहा है, तो इसकी मात्रा है वो क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। और ये क्या है? द, इसमें मात्रा है वो 1 लग जाएगी। ए है इसमें, तो ये कितने हो गए? 2 और 3। इस नए जो आधा वर्ण आता है उसको नहीं गिनेंगे, बल्कि उससे पहले वाला जो वर्ण है उस जो आया है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो दुगना हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी चीज आती है हलंत वर्ण अगर आए। जैसे चिन्ह शब्द है, इसमें है वो हमेशा आधा होता है और मैं है वो पूरा होता है। तो हलंत वर्ण आ गया, इससे पहले ये छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर के बाद में हलंत वर्ण आ गया, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। और ये 1, इसको नहीं गिनना है, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरह से अगर बीच में विसर्ग आता है ह्रस्व स्वर के बाद, जैसे अन्य शब्द अपने लिखते हैं, तो इसमें देखिए ए है, ह्रस्व स्वर है, इसकी मात्रा 1 मिल जाएगी। लेकिन त है उसमें भी ए है, ये भी ह्रस्व स्वर है, लेकिन उसके बाद विसर्ग है, तो इसकी मात्रा दीर्घ गिनी जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 3। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम मात्रा का अगला नियम करते हैं। आगे करते हैं कि अगर ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार है, देखिए अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो आप जानते हैं। अगर ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार लगे तो वो मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। कैसे? जैसे अंत शब्द है, इसके ऊपर मात्रा लगी, ये अनुस्वार, अनुस्वार लग गया तो सॉरी मात्रा बोल गया, अनुस्वार लग गया, तो ये जो है ह्रस्व स्वर के ऊपर लगी है, तो ये मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। लेकिन अगर अनुस्वार है वो दीर्घ स्वर के साथ आता है, तो दीर्घ स्वर तो दीर्घ ही है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो लघु स्वर पर या
तो इसका एक ही माना जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ह्रस्व स्वर के साथ चंद्र बिंदु लगे ये, तो ह्रस्व स्वर जो है वो ह्रस्व भी रहेंगे, लघु मात्रा ही लगेगी। जैसे मान लीजिए एक रचना है विहसे करुणाएं, तो इसमें जो विहसे शब्द आया है ये ए है, इसमें ये ह्रस्व स्वर है, इसके साथ चंद्र बिंदु आया है, तो इसकी गणना एक मात्रा के रूप में की जाएगी। ये छोटी ई की मात्रा है तो इसमें भी एक की जाएगी, लेकिन ये एक की मात्रा है तो इसमें सॉरी इसकी मात्रा है तो इसकी गणना है वो दीर्घ के रूप में की जाएगी। तो ये कितने होंगे, 2 और 1 3 और 4। और अगर दीर्घ स्वर के साथ चंद्र बिंदु लगे या फिर अनुस्वार लगे तो वो हमेशा दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से शुक्ताक्षर जैसे आता है, जैसे कक्षा शब्द में आया तो कक्षा जो शब्द है चाहे शुक्ताक्षर आए चाहे हलंत वर्ण आए, अगर वो दीर्घ है तो वो दीर्घ ही रहता है। लेकिन अगर ह्रस्व है उसके साथ शुक्ताक्षर आए चाहे हलंत लगे चाहे विसर्ग आए तो वो दीर्घ हो जाता है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं गण के बारे में। मात्रा हमारी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब गण के बारे में जानते हैं। छंद शास्त्र में गण है वो 8 होते हैं और जो गण है वो किसको कहेंगे, 3 वर्णों के सार्थक समूह है वो गण कहा जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान समझाती हूं मैं। इसका एक सूत्र होता है, यह माता राज भान सल्ला, ये इसका सूत्र है, ठीक है। यह माता राजभान सल्ला, इसको आपको याद कर लेना है। अब इससे जो गण बनते हैं, मैंने कहा था 8 गण होते हैं, तो यह से क्या बनेगा, यह गण। दूसरा है मैं, तो मैं से क्या बनेगा, मैं गण। तीसरा है तय, तो तय से क्या बनेगा, तय गण। चौथा है रे, तो रे से क्या बनेगा, रे गण। पांचवा है जय, तो जय से क्या बनेगा, जय गण। और छठा है भय, तो भय से क्या बनेगा, भय गण। और सातवां है न, न से क्या बनेगा, न गण। और 8वां है से, से, ठीक है। अब ये हो गए, इनको छोड़ देना। अब देखिए, अब इनमें जो हमने कहा था 3 वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। अब इनका 3 का सार्थक समूह है बनाते हैं। यह गण में क्या आएगा, यह माता, क्या आएगा, यह माता। उसके बाद मैं गण आता है। मैं गण कहां है, ये है, तो 3 इसमें लेंगे, माता रा, तो ये आ जाएगा मा ता और रा। तीसरा है तय गण, तय में क्या आएगा, ता रा ज, ता रा और ज। चौथा होगा रे गण, तो रे रा जय भा, रा जय भा। और फिर आता है जय गण, तो जय गण में क्या आएगा, जय भा ने। उसके बाद आता है भय गण, तो भा ने से, भा ने से। उसके बाद आता है नय गण, तो न से ले,
इनकी जो मात्राएं होगी, देखिए ये जो यगण तैगण मैगण ये वर्णों में काम आएंगे, और ये जो है यह माता राजहंस सर्गा ये हमें वर्णों में भी काम आएंगे। लेकिन ये जो है यगण मैगण तैगण ये हमें वर्ण जो होंगे, जैसे वर्णों से हम जब छंद गिनेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। लेकिन मात्रा के आधार पर अगर इनको गिने कैसे हम मात्रा लगाएंगे, तो देखो यह माता यह में ए है, लघु स्वर है तो एक मात्रा गिनी जाएगी। मां में क्या है, दीर्घ स्वर है तो आ है तो दो मात्रा गिनी जाएगी। इसमें ता है तो दो मात्रा गिनी जाएगी। कितनी होगी, 1 2 3 और 4 5। इसी तरह से इसमें गिनेंगे, इसमें तीनों ही आ है तो तीनों ही दीर्घ मात्राएं हैं। इसमें देखिए ता रा ज इसमें दीर्घ मात्रा आएगी। राजहा इसमें क्या आएगा, ये दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा आ जाएगी, ये लघु है तो एक मात्रा आ जाएगी, ये दीर्घ है तो दो मात्राएं आ जाएगी। इसी तरह से ये लघु, ये दीर्घ और ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु और ये लघु, ये दीर्घ सॉरी ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। तो इस तरह से इनकी गणना की जाएगी। अब हम आगे करते हैं कि छंद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अलग अलग भेद होते हैं। जैसे दोनों में सेम भेद होते हैं वैसे, जैसे सम छंद हो गया, अर्ध सम छंद हो गया, विषम छंद हो गया, साधारण छंद हो गया और दंडक छंद हो गया। ये दोनों में पाए जाते हैं, मात्रिक छंद में भी पाए जाते हैं और वर्णिक छंद में भी पाए जाते हैं। तो देखिए सम छंद हम किसको कहेंगे, जिस छंद में मात्राएं 4 चरण हैं तो चारों चरणों में समान मात्राएं हैं तो उसको हम सम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई है, द्रुत विलंबित है, इनको हम करेंगे तब हमें पता चलेगा। अर्ध सम छंद इसमें आते हैं दोहा और सोरठा। इसकी मात्राएं जो है, जैसे पहली पंक्ति में दोहे में आपने देखा होगा पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति जो होती है उसमें 11 और 13 मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं होती है। तो ये अर्ध सम छंद है, यानी आधा समान है और आधा असमान है। पहला और जो तीसरा भाग है वो समान होगा, दूसरा और चौथा भाग है वो समान होगा। विषम छंद, जिस छंद के प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं या वर्ण होते हैं उनको विषम छंद बोलते हैं। उसके बाद आता है साधारण छंद। साधारण छंद किसको कहेंगे, तो जिस छंद में 1 से 26 तक वर्ण होंगे और 1 से 32 तक मात्राएं होंगी तो उस छंद को हम कहेंगे साधारण छंद। दूसरा दंडक छंद, जिस छंद में 26 से अधिक तक वर्ण होंगे और 32 से अधिक मात्राएं होंगी उसे हम दंडक छंद कहेंगे। अब हम सबसे पहले मात्रिक छंद जो है ये करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले चौपाई करते हैं। चौपाई छंद जो है वो करेंगे, उसके माध्यम से ही मैं आपको यति, गति, चरण इनके बारे में। तो सबसे पहले आता है यति। यति किसको कहते हैं, विराम को कहते हैं। जहां विराम होता है उसे यति कहते हैं। तो देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद में ये क्या आ रहा है, यति आ रहा है। उसके बाद है गति। जब हम इसको बोलते हैं तो जिस आरोह अवरोह क्रम में हम बोलते हैं उसको गति कहा जाता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये हमारी क्या है, गति है। उसके बाद आता है चरण। तो चरण है, अब चौपाई जो है जैसे 4 पायों वाली उसको क्या कहेंगे, चौपाई कहेंगे। इसके भी 4 अंग है। पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है और चौथा ये है। ये 4 चरण हो गए। तो चरण समझ में आ गया। उसके बाद आता है दल। अब देखिए इसमें दल है वो नहीं है, क्योंकि जब एक ही लाइन में हम अक्षर लिखते जाते हैं, जैसे दोहा होता है, दोहे के बीच में कोमा लगा होता है। जैसे राम नाम की लूट है, यहाँ लूट सके तो लूट, लूट है आ गया वहां कोमा लग जाता है। उसके बाद लूट सके तो लूट, ये जो है उसमें 2 चरण आ गए एक ही लाइन में। तो एक से अधिक जब चरण आते हैं तो
दल कहा जाता है। और मात्रा और गण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है चौपाई। चौपाई छंद है, उसका क्या नियम है? तो इस छंद में यह एक मात्रिक छंद है। इसको मात्रा के आधार पर हमें गणना करनी है। इसमें 16 मात्राएं होती है और ये एक सम छंद है। सम छंद है तो मतलब 16 मात्राएं इसमें है, 16 इसमें है, 16 इसमें और 16 इसमें है, इसीलिए इसको सम छंद कहा गया है। अब देखिए इसकी गणना करके देखते हैं। जैसे जय, हमने कहा था हर्षव स्वर ए है, वो हर्षव स्वर है तो एक मात्रा आएगी। ये भी ए आ रहा है, एक आएगी, ये एक आएगी। ऊ छोटा ऊ है, एक आएगी। आ रहा है, आ किसमें आता है? दीर्घ स्वर में आता है, तो इसकी ये गणना करेंगे। उसके बाद ये एक आ रहा है, ये यहाँ शुक्ताक्षर है लेकिन इसके आ लगा हुआ है, ये दीर्घ स्वर ही है तो इसको लगा देंगे ये। उसके बाद ये छोटा हुआ है तो दीर्घ, इसमें लघु मात्रा आएगी, इसमें भी लघु। उसके बाद ये दीर्घ, ये लघु, ये लघु। अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब आपको समझ में आ गया। इसी तरह से ये 16 हो गए, यानी एक चरण में कितनी मात्राएं होगी? 16 मात्राएं होंगी। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3, इसमें बड़ी है तो दीर्घ आएगी, 3 और 4 5, और इसमें एक आएगी 6, इसमें भी एक आएगी, एक आ गई। इसमें देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो एक ही आएगी, वैसे भी ये छोटा है तो एक ही आएगी। इसमें देखिए ओ है तो ये दीर्घ स्वर है तो इसमें 2 आएगी, इसमें एक आएगी, इसमें एक आएगी, इसमें 2, इसमें एक, इसमें एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरीके से आपको जो छंद है, मात्रिक छंद है, उसकी मात्रा की गणना हमें इस तरीके से करनी है। हम करते हैं दोहा छंद। दोहा छंद है वो एक मात्रिक छंद है, वह अर्ध सम छंद है और इसमें 13 और 11 मात्राएं होती है। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। विषम चरण कौन से होते हैं? ये वाले विषम चरण होते हैं। पहला और तीसरा जो चरण है वह विषम चरण है और दूसरा और चौथा चरण है वो सम चरण माना जाता है। अब जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, पेपर हमारे सामने है, तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो विषम चरण होगा और राइट हैंड जो होगा वह सम चरण होगा। आपको ध्यान में आ गया? यही आपको पहचान ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार जो छंद है उसका उदाहरण भी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से छंद है, कौन सा छंद है और उसकी परिभाषा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको आपको मात्राओं को गिनना है और उसी से आप पहचान करिए। अगर आपने मात्राओं वर्णों को गिनना सीख लिया, उसके नियमों को सीख लिया, तो छंद है वो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। और हो सकता है कि आपको थोड़ा इसको वीडियो में थोड़ा देखने में परेशानी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए अब इस मात्रा की गणना हम करते हैं। देखिए र है, इसमें ए है तो इसमें लघु मात्रा आएगी, इसमें भी लघु आएगी, छोटी की मात्रा है, इसमें लघु आएगी, इसमें लघु आएगी, इसमें दीर्घ, इसमें भी दीर्घ। ये देखिए पै के नीचे र है, ये जो र है ये पूरा है और पै है वो आधा है, यानी जो झुका हुआ होता है वो हमेशा पूरा होता है और जो झुकाता है वो हमेशा आधा होता है। तो पै इसमें आधा है, र पूरा है और एक ही मात्रा लगी हुई है तो ये दीर्घ मात्रा होगी, ये लघु, ये दीर्घ। अब इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13। अब देखो इसमें 1 2 दीर्घ दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई। अब इसी तरीके से आपको हम ये भी करते हैं। देखिए इसमें आएगी दीर्घ, इसमें भी दीर्घ, एक ही मात्रा है, इसमें भी दीर्घ, इसमें लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ। अब इनको लिखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरीके से 1 2 3
इसमें आया है चंद्रबिंदु आया है, लेकिन ध्यान रखना है दीर्घ स्वर है उसमें चंद्रबिंदु भी आया तो वो भी दीर्घ माना जाएगा, और अगर हर्षद स्वर में भी चंद्रबिंदु आता है तो भी वो हर्षद स्वर ही माना जाता है। उसमें लघु मात्रा लगती है, इसमें दीर्घ है तो दीर्घ ही माना जाएगा। तो 2 1 1 2 1। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 2 छंद जो है वो हमारा पूर्ण होता है। अब आता है सोरठा छंद। सोरठा छंद जो होता है वो दोहा छंद का उल्टा होता है। जहां दोहे छंद में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, वहीं सोरठे छंद में 11-11 मात्राएं होती है। दोहे छंद में जहां सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वहां सोरठे में 13-13 मात्राएं होती है। यानी अगर दोहे को हम उल्टा कर दें तो वह सोरठा बन जाता है। जैसे दोहे का जो पहला चरण है वो दूसरा बन जाए और दूसरा है वो पहला चरण बन जाए। इसी तरह से जो तीसरा चरण है वो चौथा बन जाए और चौथा है वो तीसरा बन जाए, तो वह सोरठा बन जाता है। तो ये एक अर्धसमात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा दोनों ही अर्धसमात्रिक छंद है। अब इसमें देखिए, इसमें जो यति आती है वो यहाँ लगी है और उसके बाद में लास्ट में लगी है। देखिए, कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी कर, जब जनो अशोक अंगार ये नहीं हर्षी उठी कर गए। एक और चीज ध्यान देने वाली है, दोहे में जहां लास्ट की जो मात्राएं होती है, ये वाली, ये जो लास्ट मात्राएं होती है, ये इनमें तुक मिलता है दोनों में, लेकिन जो सोरठा होता है इसमें तुक यहाँ मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पड़ जाए। तो ये दोनों मिल रहे हैं, चिटकाए और पड़ जाए। लेकिन इसमें कहा है कपि करी हृदय विचार और जनु अशोक अंगार, यहां तक मिल रही है। तो ये अभी आपको ध्यान में आ गया। अब हम मात्रा की गणना करते हैं। ये ए है, एक मात्रा, इसकी भी छोटी है तो एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा। इसमें देखो री की मात्रा है, री भी लघु वर्ण होता है, हर्षद स्वर होता है री ऋषि, तो इसमें भी एक मात्रा है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें दीर्घ, इसमें एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। विषम चरण में 11 मात्राएं। अब देखिए इसकी हम गणना करते हैं तो देखिए ये आएगा दीर्घ है, और अगर ये छोटी मात्रा होती और आगे आधा लय है, यानी आधा अक्षर आए तो वो दीर्घ हो जाता है। लेकिन ये तो पहले से दीर्घ है और ये लघु है तो एक मात्रा आ जाएगी। मुद्रिका छोटा है तो एक। ये देखिए यहाँ पर द जो है वो आधा है और र है वो पूरा है। तो आप देखिए कि द और र, ये जब किसी के पैर में र लगाओ तो अगर उसकी मात्रा छोटी है तो भी उसको हम क्या करेंगे, दीर्घ गिनेंगे। ये देखो, अब ये दीर्घ और ये लघु, ये लघु, ये लघु। अब इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह से इनका गिनते हैं 1 2 3 4 4 5 6, इसमें अनुस्वार लगा है 7 8, अनुस्वार में दीर्घ आएगी मात्रा 9 10 और 11। अब इसमें करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं हरिगिट्टी का छंद। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है, और इसमें लास्ट में लघु और गुरु मात्रा जरूर होती है। इसमें 28 मात्राएं होती है, 16 12 पर यति होती है। जैसे यहाँ यति होगी और यहाँ यति होगी, इसके बाद में यहाँ 16 मात्राएं होंगी, यहाँ 12 मात्राएं होंगी, और लास्ट में लघु गुरु होता है। देखिए ये एक मात्रा लगी है, लघु है और ये गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है। ठीक है। अब इसकी मात्रा की गणना करते हैं। ये लघु, ये गुरु, सॉरी ये भी लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, और
आधा तय है, एक पूरा तय है। तो जब ह्रस्व स्वर के बाद में आधा वर्ण आए तो उसकी मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है। तो इसमें दो आएंगी, एक, दो और दो। इसमें दो, फिर एक, दो, एक और ये मात्रा लिखी हुई है। इसी तरह से एक, दो, एक, फिर दो, यहां देखिए आप पूर्ण, इसमें उ आया है यानी दीर्घ ही है, ये दीर्घ स्वर है, उ बड़ा आया है। लेकिन अगर इसमें उ छोटा होता और ये है ऊपर होता तो भी ये दीर्घ हो जाता आधा वर्ण आने के कारण। लेकिन ये क्या है, दीर्घ आया है तो इसकी दीर्घ की नहीं जाएगी। ये दीर्घ, लघु, ये अनुस्वार आया है तो दीर्घ, लघु। अब इनको गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 की गति आ गया। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की गति आ गया। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 की गति आ गया। 1, 2, 3, ये इसमें दीर्घ मात्रा आएगी, मात्रा में गलती होगी, ए है वो गुरु मात्रा में आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 16 और 12, 28 मात्राएं होगी। तो ये मात्रिक छंद है वो हमारे यही समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम वर्णिक छंद करेंगे। आशा करते हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी